नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा था, मैं आपके लेकर आया हूँ प्राइवेट अध्ययन यानी ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों, इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट और करा चुका हूँ और वो आपको देखने तो एमपीटेट के नाम से जो लिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने हिंदी और बाल विकास के भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो दोस्तों, अगर आप एमपीटेट या किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहने वाली। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि दोस्तों आज को पता होगा, आज एमपीटेट का पेपर हुआ था। उसमें शिफ्ट 1 में जो ईवीएस का जो पोर्शन है उसमें बच्चों ने बताया कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जैसे कि अंतरिक्ष और सैटेलाइट, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पेपर अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके बच्चे होते हैं। यह कथन ए सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इस प्रकार के होते हैं। बी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। या फिर डी सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। प्राकृतिक संसाधन होते हैं दोस्तों, ए जल, बी खनिज, सी लकड़ी, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा प्राकृतिक संसाधन कौन होते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति द्वारा जो साधन मनुष्य को प्राप्त किए हुए होते हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन का विकास करता है, वे सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे कि ए खनिज, जल, लकड़ी, ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों, इसका उत्तर नंबर डी यहाँ भी हमारा ठीक होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सीटेट में भी ये कई शिफ्टों में पूछा गया था। दोस्तों, आपके एमपीटेट का जो आप पेपर हुआ है वो भी लगभग आपका सीटेट के जैसा ही है, क्योंकि सीटेट में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका आज का एमपीटेट का जो पेपर हुआ उसमें भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। ए फाख्ता, बी शक्करखोरा, सी बया, या फिर डी कलचड़ी। तो दोस्तों, फाख्ता कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फाख्ता। तो दोस्तों, बात करें फाख्ता की, तो दोस्तों फाख्ता मेहंदी के मेड़ में भी अपना घोंसला बनाती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह यानी आयरन, तो दोस्तों आयरन तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ए बंद गोभी भिंडी गुड़, बी आंवला पालक गुड़, सी आंवला पालक आलू, या फिर डी आंवला आलू टमाटर। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा किसमें आयरन पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आंवला पालक और गुड़ में आपका ज़्यादा आयरन पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो दोस्तों, ए सेक कर, उबाल कर, बेल कर, बी तलकर, भिगोकर, भूनकर, सी सेक कर, तलकर, भूनकर, या फिर डी उबाल कर, गूंद कर, भूनकर। तो दोस्तों, खाना पकाने का जो सही तरीका है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, सेक कर, तलकर, भूनकर। यही तरीका आपका खाना पकाने का होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्र समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? ए जैव संवेदी, सी जैव आवर्धक, सी जैव उपचारीकरण, या फिर डी जैव सांद्रण। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जैव उपचारीकरण कचरा प्रबंधन की एक प्रणाली होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है? ए कृषि, बी न्यूक्लियर पावर संयंत्र, सी उत्पादन उद्योग, या फिर डी पैकिंग उद्योग। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है हमारा उत्पादन उद्योग। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम आता है? ए शैवाल, बी फफूंद,
सी विषाणु या फिर डी लाइकेन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी लाइकेन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो दोस्तों जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से बीज कौन सा नहीं है? ए गेहूँ, बी काली मिर्च, सी साबूदाना या फिर डी सौंफ। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी साबूदाना जो है बीज नहीं है। बात करें गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ ये बीज होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्याज आलू अदरक है, तो दोस्तों प्याज आलू अदरक क्या है? ए जड़, बी तना, सी अफसानिक जड़ें या फिर डी शल्क पत्र। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी प्याज आलू और अदरक हमारे होते हैं तना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ए बांस, बी केला, सी गन्ना या फिर डी सरसों। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सरसों। बात करें दोस्तों द्विबीजपत्री की, तो दोस्तों वे फसलें जिनके बीज में दो पत्ते होते हैं उन्हें दोस्तों द्विबीजपत्री कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों बात करें तो सरसों, अरहर, मटर, चना ये सभी हमारे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। या फिर चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैल्बियम या फिर डी पैलिसेड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए जाइलम। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीएनजी संक्षिप्त रूप है? ए क्लीन नेचुरल गैस का, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, सी कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का या फिर डी कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। बात करें दोस्तों अगर सीएनजी गैस की, तो दोस्तों सीएनजी गैस वाहनों में ईंधन के रूप में आपकी प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों बात करें ईंधन गैस की, तो दोस्तों गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है दोस्तों। और बात करें सीएनजी गैस की अगर पूछे तो आपसे, तो सीएनजी गैस में आपकी मेथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों शुरू करते हैं आपका अगला प्रश्न। अंतरिक्ष चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। दोस्तों आज का जो पेपर हुआ है उसमें दोस्तों अंतरिक्ष चैप्टर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों बच्चों ने बताया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए रॉबर्ट एच गोडार्ड, बी माइकल कॉलिंस, सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर डी बज एल्ड्रिन। तो दोस्तों अंतरिक्ष यानी चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष पर जो जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो कौन है? ए विद्युत मिश्रा, बी कपिलेश त्रिपाठी, सी राकेश शर्मा या फिर डी ईश कुमार वैद। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो आपके अंतरिक्ष में पहुंचे थे। बात करें अगर दोस्तों अगर राकेश शर्मा की, तो दोस्तों राकेश शर्मा को अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों बात करें अंतरिक्ष क्या नाम है राकेश शर्मा की, तो ये दोस्तों 2 अप्रैल 1984 को भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में क्रिसमस त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंने कराया हुआ है आपकी पिछली प्रैक्टिस सेट में। ए बांग्लादेश, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या फिर डी श्रीलंका। तो दोस्तों जो क्रिसमस है आपका ऑस्ट्रेलिया देश में गर्मियों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी पोलो, सी हॉकी या फिर डी बैडमिंटन। तो दोस्तों आज खेलों से भी प्रश्न काफ़ी पूछे गए थे, बच्चों ने ये भी बताया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए डूरंड कप हमारा फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान कौन है? तो दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ए भेड़ाघाट, बी मंडला, सी पंचमढ़ी या फिर डी ओंकारेश्वर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ।
कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ए प्रोपेन, बी एथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी मेथेन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ए उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिण ध्रुव पर, सी भूमध्य रेखा पर या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी दक्षिणी ध्रुव। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है? ए विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, बी विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, सी मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना या फिर डी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? ए बुलेटिन बोर्ड, बी OHP, सी प्रतिमान या फिर डी फ्लेनल बोर्ड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी OHP हमारी प्रक्षेपित सामग्री है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं? ए विभिन्न क्रिया हेतु सामग्री संकलन, बी ग्रंथालय, सी सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों छात्रों को सीखने में अनेक संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये सभी हमारे छात्रों के सीखने में प्रमुख संसाधन होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए संज्ञानात्मक क्षेत्र का, बी भावात्मक क्षेत्र का, सी मनोकार्यात्मक क्षेत्र का या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी भावनात्मक क्षेत्र का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक कौन सी है तकनीक? ए सत्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन या फिर डी इकाई मूल्यांकन। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो तकनीक है वो है हमारी ऑप्शन नंबर सी निदानात्मक मूल्यांकन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है? ए पाठ्य पुस्तक का पठन, बी शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, सी कक्षा निदर्शन या फिर डी किस्से कहानियाँ। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी किस्से कहानियाँ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे जो प्रभावशाली युक्ति है वो हमारी किस्से कहानियाँ होती हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन में सबसे अधिक है? ए भौतिक विज्ञान, बी इतिहास, सी भूगोल या फिर डी जीव विज्ञान। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी भूगोल विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन में सबसे अधिक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? ए विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, बी प्राकृतिक जिज्ञासा सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, सी ईमानदारी सत्य निष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी हमारी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षण का वांछित उद्देश्य हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ए विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बी शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, सी प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए या फिर डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी
शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ए पहली और दूसरी कक्षा, बी तीसरी और पाँचवीं कक्षा, सी छठी से आठवीं कक्षा, या फिर डी नवीं और 10वीं कक्षा। तो दोस्तों इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों 30 में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं इसका उत्तर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और डी शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।